हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर जानेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है 2022 की परीक्षाओं के लिए रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए, उसमें कौन कौन से सवालों को शामिल किया गया है। क्योंकि इसी बोर्ड के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बोर्ड का ओरिजिनल जो पेपर होगा, जो 24 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो रही है, उसका जो पेपर बनेगा ठीक इसी पेपर के पैटर्न के आधार पर निर्धारित होगा। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। उसी प्रकार के सवाल जो हैं वो मेन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मॉडल पेपर का टाइम 2 घंटे 45 मिनट है, तो एग्ज़ाम का भी 2 घंटे 45 मिनट रहेगा। पूर्णांक जो है वो 56 नंबर है। और इसके अंदर देखो क्या क्या सेक्शन जोड़े गए हैं, एक एक की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मॉडल पेपर, बिल्कुल एक एक सवाल आपको हल कर लेना चाहिए इसका। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अब देखो सेक्शन, सबसे पहले खंड ए आता है, सेक्शन ए। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। मल्टीपल चॉइस ये बोर्ड के पैटर्न में ये पहले चलता था, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया था। अब ये वापस कोविड के कारण शुरू किया गया है। मल्टीपल चॉइस यानी ए बे से द 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे 9 सवाल होंगे। तो उसके अंदर प्रश्न संख्या 1 के अंदर 9 पार्ट बनाए गए हैं। तो देखो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चुनना है आपको। पहला सवाल है फर्स्ट का फर्स्ट, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर पीला हो जाता है, इस प्रक्रम में उत्पन्न क्रिस्टलीय दोष है। तो जिंक ऑक्साइड होता है ZnO, आप इसको गर्म कर दोगे तो ये जिंक +2 आयन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, और ऑक्सीजन जब निकल जाएगी तो धातु अधिक्य में शेष रह जाएगी। तो यह धातु अधिक्य दोष। नेक्स्ट है ऑक्साइड अयस्कों का समूह कौन सा है, यानी धातु है और उसके साथ ऑक्सीजन है, ऐसा समूह कौन सा है। तो आपको पता है सीडेराइड जो होता है वो आता है आयरन कार्बोनेट। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, ऑक्साइड नहीं है, ये कार्बोनेट है। इसके अलावा कॉपर पायराइटीज में सल्फर होता है, तो बच गया कौन सा, बॉक्साइट और क्यूप्राइट। Al2O3 2H2O और क्यूप्राइट होता है Cu2O। क्यूप्राइट होता है Cu2O। ये ऑक्साइड है, इसको गए। नेक्स्ट देखो NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या है। तो NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण X मान लो। 4 कार्बोनिल है और कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है और ऑक्सीकरण अंक होता है 0। तो 4 × 0 x + 0 = 0, x = 0। तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl में हेलोजन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था, यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी संकरण अवस्था से सिग्मा बंध गिन लो। तो सिग्मा बंध देखो, एक तो ये रहा, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इसमें, टोटल 3 सिग्मा बंध। और सिग्मा बंध जब 3 होते हैं तो sp2, 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3 संकरण। नेक्स्ट अगला सवाल है फिफ्थ, डाइएजोनियम लवण है Cu2Br2 HBr की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन बनती है। ये रिएक्शन है सेंडमायर। अब ये क्या कह रहा है कि उपरस लवण के स्थान पर, यानी इस लवण के स्थान पर कॉपर धातु ले लें तो रिएक्शन क्या हो जाएगी। तो रिएक्शन गाटरमान हो जाएगी। गाटरमान में Cu और SBr के साथ रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है फिनोल को HNO3 H2SO4 के मिश्रण में मिलाने पर उत्पाद क्या होता है। तो नाइट्रीकरण हो जाता है और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल यानी पिक्रिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है एल्डोहेक्सोस मोनोसेकेराइड कौन सा है। तो ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोस होता है, फ्रक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोस है। नेक्स्ट है जल में विलेय विटामिन कौन सा है। तो जल में विलेय CB है और BB है, B और C जल में विलेय है। यहाँ ऑप्शन 2 हैं तो गलत है, एक को काट सकते हैं या यहाँ ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। B और C दोनों जल में विलेय हैं, ADEK वसा में विलेय हैं। नेक्स्ट है ग्लाइसिन और एलेनिन के, ग्लाइसिन और एलानिन के संयोग से जो पेप्टाइड बंध बनेंगे यौगिक में वो कितने होंगे। तो 2 एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और ये 4 सवाल होंगे। 9 वो होंगे एक एक नंबर के, 4 ये होंगे, टोटल 13 सवाल होंगे।
इसके अंदर देखो पहला सवाल क्या है, हेमेटाइट के प्रगलन हेतु कौन सी भट्टी का उपयोग करते हैं, तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क है और आयरन के लिए वात्या भट्टी काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र है Cu2S। लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। नेक्स्ट है CuEn3 संकुल में कोबाल्ट की उपसय संयोजन संख्या ज्ञात करनी है। कोबाल्ट की x मान लो, En उदासीन लिगेंड है 3 है 0 और ऊपर चार्ज लग रहा है समन्वय सत्ता पर +3, x + 0 बराबर +3, x बराबर क्या आ जाएगी +3। तो ये टोटल 4 सवाल इस प्रकार के रिक्त स्थान वाले होंगे। टोटल 13 सवाल होंगे, 9 ऑब्जेक्टिव एबेसिद्ध वाले और 4 उसके अंदर रिक्त स्थान वाले होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है अपना, वो है फ्रेंकल सॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष दर्शाने वाले ठोस का रासायनिक सूत्र, ये है AgBr। ये दोनों दोष दर्शाता है और ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ये भी एक एक नंबर के हैं। नेक्स्ट है हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम है P समानुपाती X। विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस विलायक की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, यानी गैस का दाब जितना ज़्यादा होगा विलेयता गैस की दरों में उतनी ही ज़्यादा होगी। P समानुपाती X से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है बेंजीन विलयन में एथेनोइक अम्ल के द्वितन के लिए उत्तरदायी आबंध कौन से हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन बंध उत्तरदायी होते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है FeO + SiO2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक का रासायनिक सूत्र, तो इसको जोड़ के लिख देना है, देखो FeSi और ऑक्सीजन 3 FeSiO3, इसको कहते हैं आयरन सिलिकेट, इसको धातु मल के नाम से जाना जाता है, यानी सिलिका ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके और अयस्क से आसानी से अलग हो जाती है, जिसको धातु मल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लेंथेनाइड आकुंचन। लेंथेनाइड आकुंचन का कारण क्या है, तो लेंथेनाइड आकुंचन का कारण है आंतरिक ऐप कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, जिससे आकारों में नियमित कमी आती है और बढ़ा हुआ नाभिक के आवेश संतुलित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है एथेनॉल को 413 पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर उत्पाद क्या बनता है, 413 पर ईथर बनता है, 443 केल्विन पर एल्कीन बनती है और वो उत्पाद होता है डाई एथिल ईथर ये। नेक्स्ट है एनिलीन के डाईअज़ोकरण का रासायनिक समीकरण लिखना है, तो एनिलीन होती है C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl। तापमान रखा जाता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट क्या बनता है, डाईएजोनियम साल्ट बनते हैं, N2 प्लस X माइनस प्लस NaCl प्लस H2O, ये प्रोडक्ट बनता है। ये डाईएजोटीकरण रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्राईमेथिलेमीन का कक्ष कार्य, एक तो ट्राईमेथिलेमीन ये होती है, यह है ट्राईमेथिलेमीन। नेक्स्ट खंड ब है सेक्शन बी और इसके अंदर लघुतरात्मक सवाल आएंगे 1.5 नंबर के। तत्व बी के परमाणु HCP जालक बनाता है, यानी ए और बी HCP जालक बनाता है। मान लीजिए बी के परमाणु 1 हैं और ए के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियां, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कर लेते हैं 2। ए के परमाणु को 1 मान लेते हैं जो जालक बनाता है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां हो जाएंगी दुगुनी 2, चतुष्फलकीय रिक्तियां 2 हो जाएंगी। और चतुष्फलकीय रिक्तियों का ए कितना ग्रहण करता है, 1/3। तो ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 2/3:1। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा A2B3। इस तरीके से हल कर लेंगे। बहुत सरल सवाल है लेकिन लगता टिपिकल है। नेक्स्ट है अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व में क्या, तो ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ये फर्क है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे O2 हो गया इसके अंदर, इसके अलावा Cr+3 हो गया, Cu+2 हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ में आयरन हो गया, निकल हो गया, गैडोलिनियम हो गया, ये स्थायी रूप से चुंबकित भी किए जा सकते हैं, ये स्थायी रूप से चुंबकित नहीं किए जा सकते। अनुचुंबकीय पदार्थ हैं वो स्थायी रूप से चुंबक नहीं बनते। नेक्स्ट है
प्रतिलोम परासरण का आरेखीय निरूपण कीजिए। प्रतिलोम परासरण में क्या करते हैं, परासरण की दिशा को उत्क्रमित कर देते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली है और ये समुद्री जल के विलवणीकरण में काम में आता है। अब इसमें क्या है, जैसे इधर तो एक तरफ हो गया लवणीय जल और एक तरफ हो गया शुद्ध जल। लवणीय जल एक तरफ हो गया शुद्ध जल। अब नॉर्मल तो क्या होता है, विलायक अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की इधर हो जाते हैं, लेकिन जब परासरण दाब से अधिक दाब, परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं तो ये दिशा जो है वो क्या हो जाती है, उत्क्रमित हो जाती है, उलट जाती है, दिशा बदल जाती है। पहले तो क्या हो रहा था, इधर से इधर विलायक अणु जा रहे थे, अब विलायक अणु जो है विलयन से विलायक की ओर जाने लगते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। इस प्रक्रिया में प्रतिलोम परासरण होता है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, इस तरीके का डायग्राम होता है और परासरण की दिशा को अतिरिक्त दाब लगा करके उलट देते हैं, ये प्रतिलोम परासरण है और समुद्री जल के विलवणीकरण में काम में आता है। नेक्स्ट है एंथैल्पी के आधार पर, निम्नलिखित के आधार पर आदर्श विलयन को समझाइए। आदर्श विलयन जो होते हैं उनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है एंथैल्पी परिवर्तन, और आयतन परिवर्तन भी क्या होता है, 0 होता है। यानी दो विलयनों का आयतन जो है दोनों के योग के बराबर ही होता है। दो विलयन को अपन ने, एक का आयतन V1 है और एक का V2 है, तो इसके टोटल के बराबर ही विलयन में कोई चेंज नहीं होगा, विलयन का जो आयतन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और एंथैल्पी यानी न तो प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होगा और न ही ऊष्मा शोषी होगा, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा दो विलयनों को मिलाने के बाद भी। तो ऐसे विलयन क्या होंगे, आदर्श विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट है एथिल एसीटेट है, जल है, H+ है, ये बनाता है। उपरोक्त अभिक्रिया कोटि का मान 1, आणविकता का मान 2 होने पर कारण बताइए। क्योंकि यहाँ जल की सांद्रता में नगण्य परिवर्तन होता है, यानी जल जो है उसकी सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लेकिन यहाँ जो है अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए आणविकता इसकी 2 है, जबकि सांद्रता में परिवर्तन केवल एक ही अभिकारक में होता है, इसलिए ये प्रथम कोटि और द्वितीय आणविकता की रिएक्शन है। नेक्स्ट है दर्शाइए प्रथम कोटि रिएक्शन को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। तो अपने को ये रिलेशन निकालना है कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 2.303 बटा के log ए मान लीजिए 100 है और पूर्ण कितनी हो गई, ए बटा ए माइनस एक्स, उत्पाद कितने बन गए 99.9। तो एक समीकरण तो ये बन जाएगी, इसको हल कर लेना अपने को। इसके अलावा ये बुक में डायरेक्ट भी दिया हुआ है, यहाँ अपन इतना हल नहीं कर पाएंगे। T½ बराबर 0.693 बटा के। अब अर्धायु के इसके बीच में अनुपात निकाल लेंगे, अपने आप 10 गुना आ जाएगा। नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित ये गुण समझाइए। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है। संकुल यौगिक बनाते हैं। उत्प्रेरकीय गुणधर्म भी इनकी मुक्त संयोजकताओं के कारण होते हैं। इसके अलावा इनके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसके कारण भी ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, और मुक्त संयोजकताओं के कारण ये उत्प्रेरकीय गुणधर्म भी शो करते हैं। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 26 वाले एक तत्व M के द्विधनात्मक आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू रूट n+2। द्विधनात्मक का मतलब M पर कितना चार्ज है, +2, और परमाणु क्रमांक कितना है 26, और 26 पर कौन होता है, क्रोमियम जो है, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
ये 26 पे है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2। तो यहाँ आप अयुग्मित निकाल लो, +2 में ये 2 हट जाएंगे और d6 में 4 रहेंगे। यहाँ d6 है तो 4 5 एक बार 3 4 5 और ये, तो अयुग्मित कितने बचे 4। तो यहाँ 4 रख दो, 4 + 2 6, 24, 24 का अंडर रूट निकाल लो। नेक्स्ट है पाइया बंध को दर्शाते हुए कार्बोनिल समूह है। तो ये कार्बोनिल समूह है। अब कार्बन sp2 संकरित है। तो sp2 संकरित कार्बन के पास क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ एक तो सिग्मा बना लेता है इस तरीके से, और ऑक्सीजन के पास एक बनाता है पाई, ये पार्श्व व्यापन से इस तरीके। तो इसको अपन यूं दर्शा देते हैं, इस तरीके से एक कक्षीय आरेख हो जाएगा CO के लिए। नेक्स्ट है मेथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण से बन जाएगा एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन CH3MgI यानी ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ करवाओगे तो ये जुड़ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, फिर OP- और MgI। फिर इसका जल अपघटन करवा दो तो ये H और ये OH, एल्कोहल बन जाएगा ABC। नेक्स्ट देखो फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर और फिर ये 3 नंबर। एसिडिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। वैसे इस प्रकार का क्लोजली रिलेटेड यहाँ आने की संभावना कम है क्योंकि उसमें फिर रटंत विद्या लग जाती है क्लोजली जो होते हैं उनमें। फिर भी फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरो एसिडिक एसिड है उसमें विड्रोइंग ग्रुप है इसलिए इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, और सबसे लास्ट में आएगा एसिटिक एसिड यानी सबसे ज़्यादा 1 नंबर, फिर 2 नंबर पे आ जाएगा जिस पे 2 नंबर लिखा हुआ वो ये, और फिर लास्ट में ये। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर उपस्थित नाइट्रोसम फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जब ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप उपस्थित होंगे तो अनुनाद प्रभाव जो है वो ऑर्थो और पैरा पर प्रभावशाली होता है, मेटा पर प्रभावशाली नहीं होता है। इसलिए OH बंध की ध्रुवता जो है वो बढ़ जाती है। जैसे ये है फिनोल, और फिनोल की जब ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होंगे तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ, रिंग पर, ऑर्थो पे और पैरा पे। और पैरा पर जब यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन अनुनाद में आएंगे और इस वाले आएंगे तो ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। यानी कुल मिला के बात यह है कि NO2 समूह जब उपस्थित होगा ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर तो OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है। कुल मिला के बात ये। नेक्स्ट आता है सेक्शन C, इसमें दीर्घ उत्तरीय सवाल होंगे सेक्शन C के अंदर 3 नंबर का। अभिक्रिया कोटि क्या होती है, तो अभिक्रिया वेग में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग, अभिकारकों के सांद्रता पदों का घातांकों का योग जो अभिक्रिया कोटि कहलाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया तो x बराबर होता है KT। समाकलित वेग समीकरण व्युत्पत्ति करना है तो इससे अपने को समाकलित वेग समीकरण ये व्युत्पत्ति करना है, ये आपको देख लेना है, यहाँ व्युत्पत्ति करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है अभिक्रिया वेग को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता को सक्रिय ऊर्जा के आधार पर समझाइए। तो अभिक्रिया वेग एकांक समय में अभिकारकों की या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। इसको अपन ΔC/ΔT ± से दर्शाते हैं, वेग बराबर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, यह है अभिक्रिया वेग। और सक्रिय ऊर्जा और ताप में निर्भरता उसका कुछ ग्राफ अपन इस तरीके से खींचते हैं। ये ग्राफ अपने को देख लेना टेम्परेचर के साथ में। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ सक्रिय ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अंश जो है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। ये अणुओं का अंश हो जाएगा, इधर टेम्परेचर।
नेक्स्ट है CX आबंध की प्रकृति बताइए। तो CX आबंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है बेंजीन को FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिकृत करने पर, ये बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन FeCl3 की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि FeCl3 लुईस एसिड है, ये Cl- को लेगा तो Cl+ बनेगा, Cl+ बेंजीन के साथ जुड़कर क्लोरोबेंजीन बना लेगा। ठीक है, अब यौगिक X बनता है, यौगिक X तो हो जाएगा ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ मिलाने पर Y बनता है। तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन होती है, तो इसके दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं, NaX निकल जाता है और बाईफेनिल या डाईफेनिल बन जाता है। ये फिटिंग रिएक्शन है, ये बन जाता है, तो Y हो जाएगा ये फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन पूरा नाम हो जाएगा। फिर इथेनॉल को PCl5 के साथ अभिकृत करते हैं, तो ये है एथेनॉल CH3CH2OH। इसको PCl5 के साथ अभिकृत करते हैं, तो ये बन जाता है CH3CH2Cl, यानी क्लोरो में कन्वर्ट हो जाएगा, OH हट जाएगा। यौगिक X तो ये हो जाएगा। एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाएगी बीटा विलोपन। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फा, अगला बीटा, तो S तो निकल जाएगा इससे, हेलोजन निकल जाएगा इससे, तो दोनों से एक एक वैलेंसी फ्री होगी, तो दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, एथीन बन जाएगी। ये हो जाएगा Y, बीटा विलोपन रिएक्शन, हाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं इसको, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा कौन सी रिएक्शन। नेक्स्ट है एनिलीनियम धन आयन। तो एनिलीनियम आयन की एनिलीन जब H+ ले लेती है नाइट्रोजन से, तो एनिलीनियम धन आयन बन जाता है। इसकी दो ही अनुनादी संरचना इस तरीके से पॉसिबल है, NH3+, जो बंद जहाँ लग रहा है उसके विपरीत लगा दो, ये अनुनादी संरचनाएं हो जाएगी। इसके अलावा कोई अनुनादी संरचनाएं अपने नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट है CH3AH, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में यदि ये गैसीय प्रावस्था लिखी हुई होती तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जलीय प्रावस्था में मानते हैं अपन, और जलीय प्रावस्था में मानने के लिए अपने पास 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री का ऑर्डर लगा देना है। वैसे ये समूह जो हैं वो भी अपने सिलेबस में नहीं है, ऐसे नहीं दे रखे हैं, तो इसका अनुमान जो है एग्जैक्टली अपन प्रायोगिक आंकड़ों से ही लगा सकते हैं, प्रायोगिक आंकड़े ही अपने को याद रखने हैं। वैसे कॉमन ऑर्डर 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री है। नेक्स्ट है ब्यूटेन 1 ऑल की जल में विलेयता ब्यूटेन 1 अमीन की तुलना में अधिक होने का कारण। तो ब्यूटेन 1 ऑल का OH बंध एमीन के NH बंध से ज़्यादा ध्रुवीय होता है, इसलिए जल में ज़्यादा विलेय होती है। नेक्स्ट है हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम है। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है C6H5SO2Cl, ये तो इसका संरचना सूत्र, और इसका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा नाम। नेक्स्ट है एथेनेमीन द्वारा प्रदर्शित, एथेनेमीन होती है CH3CH2NH2 क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH कार्बिलेमीन अभिक्रिया, तो ये बन जाएगा CH3CH2NC प्लस KCl प्लस H2, इसको आप संतुलित कर लीजिएगा। यह है कार्बिलमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। नेक्स्ट है CH3NH2 की क्षारीय सामर्थ्य एनिलीन की तुलना में अधिक होने का कारण, तो एनिलीन में अनुनाद पाया जाता है, इसमें अनुनाद नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन D, निबंधात्मक प्रश्न। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं? जिनमें ऐसे संकुल जिनमें लिगेंड एक ही टाइप के होते हैं वो तो होते हैं होमोलेप्टिक, जैसे ये संकुल है वो होमोलेप्टिक है। और हेट्रोलेप्टिक जिनमें लिगेंड जो हैं वो भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं, जैसे COEN का होल ट्वाइस और Cl2 प्लस, ये हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है TiH2O का होल 6+3 का विलयन रंगीन होता है, तो इसका एकमात्र कारण है DD संक्रमण के कारण, DD ट्रांजिशन, T2G से EG में जाता है। अष्टफल के क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के समभ्रंश D कक्षकों क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन,
तो डी कक्षक जो है वो विपाटित देखो अष्टफलकीय क्षेत्र में इस तरीके से होते हैं, 2 ऊपर 3 नीचे। इनको कहते हैं T2G, इनको कहते हैं EG, इसको कहते हैं डेल O, इस तरीके से। नेक्स्ट है NH3 का होल 5 SO4 Br। अब देखो Br तो अंदर आ गया और SO4 बाहर आ गया, ये आयनन समावेश होता है। ऐसे लिगेंड जिनमें ऐसे संकुल यौगिक या संकुल जिनमें लिगेंडों का आदान प्रदान होता है वो आपस में आयनन समावयव और इसको आयनन समावयवता कहते हैं। नेक्स्ट है ये प्रतिचुंबकीय है, ये अनुचुंबकीय क्यों है, तो VBT के आधार पर अपने को समझा देना है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, यहाँ +3 है। फिर NH3 की उपस्थिति में कोबाल्ट होता है 3D7 4S2, तो इसमें से कितने निकाल देने, 2 इसमें से 1 इसमें से, 6 बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 4S और ये 4P हो जाएगा। अब NH3 प्रबल लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवा देगा, तो ये 6 हैं वो 3 में आ जाएंगे, यानी यहाँ तक। तो 2 DK खाली हो जाएंगे, 1 S और 3 PK, D2sp3 संकरण हो जाएगा, है ना। और कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है। जबकि COF6-3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसलिए ये अनुचुंबकीय है। ये आपको वैसे करवा रखे हैं सब। नेक्स्ट चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है, तो ये D5, इनका विपाटन जो है वो इस तरीके से होता है 2 3, ये तो हो जाएंगे E और ये हो जाएंगे T2, ये हो जाएगा डेल T, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो अपना सवाल संख्या 20 है, वनीला सेम है, ये एम की जगह सेम से प्राप्त एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड वनीला सेम से प्राप्त होता है वो ये है CHO OH OCH3। तो इसके अंदर 1 2 3 4 वनीला सेम से प्राप्त होता है वेनिलीन, और रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसका ये वेनिलीन। नेक्स्ट है निम्न रूपांतरों के रासायनिक समीकरण लिखने। बेंजीन से आप बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो ये तो है बेंजीन, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन करा दो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये गाटरमान कोक रिएक्शन है। नेक्स्ट है एसीटेल्डिहाइड से एसीटेल्डोक्सिम कैसे बनाओगे, तो एसीटेल्डिहाइड होता है देखो ये CH3 CHO, ऑक्जिम होते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करा दो एल्डिहाइड की, तो ये ऑक्जिम बन जाएंगे। डबल बॉन्ड NOH और इससे CH3 और H जुड़ रहे हैं, यह है एसीटेल्डोक्सिम, एसीटेल्डोक्सिम। नेक्स्ट है एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता का कारण क्या है, यह है CH3 CHO, एक एल्डिहाइड, इसका अल्फा हाइड्रोजन यानी एल्डिहाइड समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और ये एसिडिक नेचर का क्यों होता है, यानी H+ के रूप में क्यों निकल जाता है, तो निकालो देखो इसको H+ के रूप में। जब इसमें से H+ निकल जाएगा अल्फा H, तो ये बन जाएगा CH2 CHO, ये कार्बेनाइन बन जाएगा। और ये कार्बेनाइन जो है देखो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, तो एक कारण तो हो गया बनने वाला कार्बेनाइन जो है वो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, इसके अम्लीय प्रकृति के होने के कारण कार्बेनाइन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और दूसरा कारण है ये कार्बोनिल समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह के रूप में कार्य करता है। इस ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन पर प्लस है, तो ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी ये समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण ये एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है दालचीनी से प्राप्त एल्डिहाइड कौन सा है, तो दालचीनी से प्राप्त होता है सिनेमेल्डिहाइड, और वो होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO, यह सिनेमेल्डिहाइड। नेक्स्ट है रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो यह है बेंजोइल क्लोराइड,
इसकी H2 के साथ रिएक्शन करा दो, PdBSO4 की उपस्थिति में, यानी रोजेंड अपचयन से बनाएंगे बेंजोइल क्लोराइड, इससे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है एसीटोन से एसीटोन हाइड्रेजोन कैसे बनाओगे? तो एसीटोन होता है ये, हाइड्रेजोन कौन सा होता है? हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराओ तो हाइड्रेजोन बनता है, ये है हाइड्रोजीन। यहाँ से H2O निकाल दो, इनको आपस में कनेक्ट कर दो, NNS2, ये हो जाएगा एसीटोन हाइड्रेजोन, जीन से जोन बन जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान एल्डिहाइड की तुलना में ज़्यादा क्यों होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक जो है आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है। उसका कारण है कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और ये डाइमर द्विलक बना लेते हैं अंतराणविक हाइड्रोजन बंधों द्वारा, जबकि एल्डिहाइडों में क्या होता है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल ही पाए जाते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। ये कारण कार्बोक्सिलिक एसिडों में हाइड्रोजन बंध, एल्डिहाइडों के अंदर द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं, और ये आकर्षण बल जो है द्विध्रुव द्विध्रुव कमज़ोर होते हैं हाइड्रोजन बंध से। जितने ज़्यादा आकर्षण बल मजबूत होंगे क्वथनांक उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये थे कुल मिलाकर के 20 सवाल।